हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आशा करता हूँ आपका प्रिपरेशन जोरों शोरों में चल रहा है। और आज के इस पोस्टमार्टम सीरीज के सेकंड सेशन में मैं आया हूँ लेके एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, और उस चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। बच्चों, अगर एंटायर कॉस्टिंग इफ़ यू बाइफरकेट इन टू पार्ट्स, तो दो पार्ट में से एक पार्ट होता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग और दूसरा पार्ट होता है सर्विस कॉस्टिंग। अब ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या है और सर्विस कॉस्टिंग क्या है, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक स्टफ। जब भी यू गाइज आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल प्रोडक्ट्स, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। बट वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी, तो उसे बोला जाता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग की अगर बात करो बच्चों, तो सर्विस कॉस्टिंग के पूरे चैप्टर में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यू कैन से देर आर टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव नंबर वन, टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। आप लोगों को सर्विसेज जो रेंडर हो चुकी है, कंपनी ने जो रेंडर की है, उसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बट ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट ऑल एक्सपेंसेस वी शुड कंसिडर यार, तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज से जुड़े हुए रेलेवेंट एक्सपेंसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कोई सर्विस सेक्टर में काम करता हूँ, अभी सर सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? देर आर मल्टीपल सब इंडस्ट्रीज विच आर कवर्ड इन द सर्विस सेक्टर. It includes transportation sector, it includes hospital, it includes educational institutions, it includes hotels, it includes restaurants, banks, insurance agencies, toll plazas, power station, cinema halls, आईटी प्रोजेक्ट सेक्टर, कंसल्टेंसीज, कितने सारे सेक्टर में आने वाले आपके क्वेश्चंस हैं। हर एक सेक्टर का रेलेवेंट कॉस्ट अलग अलग होता है, और रेलेवेंट कॉस्ट के लिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। मतलब अगर मैं कोई सर्विस रेंडर करता हूँ, आई एम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे लेक्चरिंग का कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें सारी की सारे रिलेवेंट चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। सर रेलेवेंट का मतलब क्या? एक्सपेंसेस विच आई हैव इनकर्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विस, लेक्चरर रेम्यूनरेशन, देन उसके बाद आएगा क्लासरूम का रेंट, फिर आएगा बेंचेस का डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी का खर्चा, अगर मैं कैलकुलेटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसका खर्चा। मतलब सर्विस देने के लिए जो जो चीज़ें लगी, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सर्विस के कॉस्ट में इंक्लूड करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 चैप्टर का सिंपली ये निकल आता है कि हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। सर सर्विसेज रेंडर का मतलब क्या होता है? फॉर ऑपरेटिंग अ बस, फॉर ऑपरेटिंग अ ट्रक, फॉर ऑपरेटिंग अ होटल, फॉर ऑपरेटिंग इंडस्ट्री, ऑपरेट करने के लिए लगने वाला कॉस्ट। और इसीलिए इस चैप्टर को और एक नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर। हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। अगर किसी ने बोला कि यूज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, तो वहां पे जाके ब्लैंक नहीं होने का, उधर दिमाग में क्लियरली आना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही मतलब होता है सर्विस कॉस्टिंग। डन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को सर्विसेज जो भी हमने रेंडर की है उसका टोटल कॉस्ट तो कंप्यूट करना ही है, लेकिन सर उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर इज टू एक्सप्रेस द कंप्यूटेड कॉस्ट ऑन मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और उसे बाद में हमें एक्सप्रेस करना है। सर किस पे एक्सप्रेस करना है? अप्रोप्रिएट बेसिस। मतलब हर इंडस्ट्री का बेसिस अलग अलग होता है। सर मतलब क्या हुआ? चलो लेट्स बिगिन विद बेसिक एग्जांपल। अगर मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट में गुड्स ट्रांसपोर्ट भी होता है, ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर मुझे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस का कॉस्ट एक्सप्रेस करना है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में मुझे सबसे पहले जो अमाउंट है ना रिकवरी का, जो भी मैं रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूँ, जो भी मैं कॉस्ट रिकवर करने वाला हूँ, वो किसके पास से रिकवर करने वाला हूँ यार? मैं तो इसे रिकवर करने वाला हूँ फ्रॉम पैसेंजर्स। बट पैसेंजर्स के साथ साथ हर पैसेंजर कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है वो भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का कॉस्ट पर पैसेंजर ही नहीं, पर किलोमीटर बेसिस पे भी एक्सप्रेस करना पड़ता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर एज वेल एज नंबर ऑफ किलोमीटर दोनों हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, और इसीलिए ऐसे यूनिट को बोला जाता है
कंपोजिट यूनिट, ऐसे यूनिट को बोला जाएगा कंपोजिट यूनिट। एंड कंपोजिट यूनिट का मतलब होता है मर्ज यूनिट, कंबाइंड यूनिट। यही चीज अगर आप लोग बात करते हो कि यार इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जैसा ही और एक ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स ट्रांसपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अगर आप लोगों को कॉस्ट एक्सप्रेस करना है, तो व्हाट यू गाइज आर कैरिंग ड्यूरिंग योर ट्रांसपोर्टेशन के ट्रिप्स, यू गाइज आर गोइंग टू कैरी गुड्स, तो गुड्स का वेट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो गुड का वेट जो है, गुड्स का वेट आप लोग टन्स में, आप लोग किलोग्राम्स में, आप लोग मेट्रिक टन्स में, आप लोग क्विंटल्स में, जैसे क्वेश्चन में बोला हो वैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आया पर टन कितना चार्ज लगेगा। पर टन के साथ साथ कितना किलोमीटर तू उसे कैरी करेगा वो भी तो मैटर करता है। और इसीलिए हमारा जो कॉस्ट है वो हमें एक्सप्रेस करना है पर टन पर किलोमीटर पे। पर टन पर किलोमीटर का ही मतलब होता है आपको एक टन एक किलोमीटर कैरी करने के लिए कितना कॉस्ट लगा। समझ में आ रहा है पक्का? तो सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होगा वैसे वैसे आपके कॉस्ट यूनिट चेंज हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? सीनो, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने यूनिट बनाए उससे डिवाइड करो। बट हमारे सर्विस कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट नॉलेज शुड रिलेटेड टू द कंपोजिट यूनिट एसोसिएटेड विद द रेलेवेंट इंडस्ट्री। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया। सर ऐसे और कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं? यार सर, हम लोग अगर होटल में जाते हैं तो होटल में हम लोग एकोमोडेशन के लिए जो चीज़ बुक करते हैं दैट चीज़ इज कॉल्ड एज रूम। मतलब होटल का जो भी कॉस्ट रिकवर करेगा होटल वाला इंसान, वो पर रूम के हिसाब से करेगा। पर रूम के हिसाब से वो और एक चीज़ कंसिडर करेगा एंड दैट वन इज कॉल्ड एज पर डे। आप लोगों ने एक रूम कितने दिन तक यूज़ किया उसके हिसाब से आपको कॉस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो होटल इंडस्ट्री का एसोसिएटेड यूनिट इज पर रूम पर डे। वैसे ही अगर आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो चार्जेस लगाए जाते हैं ना, स्पेशली आईसीयू के, क्रिटिकल केयर यूनिट्स वगैरह होते हैं, सीसीयू एंड ऑल, उनके जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो पर बेड के हिसाब से होते हैं, एज वेल एज यू कैन से पर पेशेंट के हिसाब से होते हैं। बट यार एक बेड एक पेशेंट ने कितने दिन तक ऑक्यूपाई किया दैट ऑल्सो मैटर्स। और इसीलिए आप लोगों का जो कॉस्ट यूनिट होगा वो होगा इधर बेड डे। और बेड डेज को ही आप लोग बोल सकते हो पेशेंट डेज। का मतलब होता है पर पेशेंट पर डे कितना कॉस्ट लगा, या पर बेड पर डे कितना कॉस्ट लगा। तो हर एक इंडस्ट्री का पैरामीटर देखो अलग अलग आ रहा है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, अगर आप लोग इंश्योरेंस बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हो तो इंश्योरेंस बिजनेस में आप लोगों ने जो पॉलिसी लिया है उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। मतलब आप लोगों का पर पॉलिसी के साथ साथ पर पर्सन या पर पॉलिसी पर फैमिली, पर पॉलिसी पर व्हीकल, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। तो बच्चों जैसे जैसे आप लोगों का इंडस्ट्री चेंज होगा वैसे वैसे कंपोजिट यूनिट चेंज होगा। यू विल नॉट बिलीव गाइज, आईसीएआई ने कई एग्जाम्स कंडक्ट किए, उसमें 5 मार्क के लिए, 5 से 10 मार्क के लिए ये लोग क्या पूछते पता है? ये लोग पूछते हैं कि इंडस्ट्री का नाम ये है, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट यूनिट आपको लिखने पड़ते हैं। मतलब यार आपको ना ही कैलसी यूज करना है, ना ही आपको कंप्यूटेशन करना है, ना ही दिमाग चलाना है। इंडस्ट्री से एसोसिएटेड कॉस्ट यूनिट जो है वो आप लोगों को रिकॉर्ड करते जाना है। इसके अलावा कोई भी इन डिटेल वाला ऐसा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन थ्योरी में अभी तक आया नहीं है। सो यार सर्विस कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड टू एक्सप्रेस इट। और एक्सप्रेस करने के लिए इंडस्ट्री वाइज जो है वो आपका कैलकुलेशन डिफर होता जाएगा। डन। ऐसे ही आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू मोर कॉस्ट यूनिट्स ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज में या थियोरिटिकल क्वेश्चन में, जो आखिरी क्वेश्चन आता है ना आपका 7वां क्वेश्चन एग्जाम में, उसमें ऐसे क्वेश्चन के आंसर देना आसान पड़े। और इसीलिए इसे मैं रिवीजन में फिर से एक बार कवर कर रहा हूं, क्योंकि क्लासरूम में जब भी ये चैप्टर में इंट्रोड्यूस करता हूं तभी ऑलवेज आई डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। इंश्योरेंस के बाद इफ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, बैंक में जो चार्जेस रिकवर किए जाते हैं वो किसके पास से रिकवर किए जाते हैं? हर अकाउंट होल्डर के पास से, बराबर है। लेकिन आप लोग रैंडम चार्जेस नहीं पे करते हो, आप लोगों ने कितने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे।
तो आपके चार्जेस लगेंगे पर ट्रांजैक्शन पर अकाउंट, मतलब हर एक अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन का कितना कॉस्ट लगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो एक 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 करके यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इफ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट टोल प्लाजा, अगर आप लोग टोल प्लाजा की बात करते हो तो टोल प्लाजा वाले कॉस्ट किसके पास से रिकवर करेंगे? फ्रॉम व्हीकल्स, बराबर है। सर व्हीकल के पास से रिकवर करेंगे, बट व्हीकल के पास से कौन से बेसिस पे पैसा रिकवर किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ जर्नी। तो टोल जो दिया जाता है, से फॉर एग्जाम्पल टोल का रेट है 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ क्या? 45 रुपीज़ पर व्हीकल पर जर्नी। एक बार अगर हाईवे यूज करना है तेरे को तो 45 देना पड़ेगा, रिटर्न आना है तो फिर से 45 देना पड़ेगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है? तो इट इज़ नॉट लाइक योर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में इजीली आप लोग पर यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट एक्सप्रेस करते हो, लेकिन सर्विस सेक्टर में आप लोगों के देखो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पैरामीटर जो है, यूनिट जो है वो अलग अलग होते जा रहे हैं। अरे हाँ यार सर, इफ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, देख लो ना हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, हॉटेल, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, बैंक, टोल प्लाजा। सर मला भूख लागली, मला खायला द्या। अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में आपको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो खाने का मतलब आप लोगों को चार्जेस पर मील के हिसाब से देने पड़ेंगे, बराबर है। पर मील के हिसाब से आप लोगों को और एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज पर पर्सन। यू कैन से पर थाली पर पर्सन, पर प्लेट पर पर्सन, पर मील पर पर्सन, पर बर्गर पर पर्सन। यहाँ पे अजम्पशन ये होता है कि वो मील एक ही इंसान खाता है। सिनारियो टू सिनारियो पैरामीटर चेंज हो सकता है, तो ये जनरल डिस्कशन में कर रहा हूँ आपके साथ। डन। सर इसके अलावा और कौन से इंडस्ट्री हो सकते हैं? सर यार इसके अलावा और एक इंडस्ट्री हो सकता है जहाँ पे आप लोग पावर, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू करने के लिए या मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज किलोवाट। और किलोवाट के साथ साथ और एक चीज कंसिडर की जाती है, आर्स। कितने किलोवाट कितने आवर्स के लिए आप लोगों ने यूज किए, मतलब हर एक घंटे का कितना किलोवाट है, इसके हिसाब से आप लोगों को ये कॉस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इवन यू कैन एक्सप्रेस दिस ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर आवर्स। हॉर्स पावर, पावर मेजरमेंट के यूनिट है। स्कूलिंग टाइम में अपन ने पढ़े थे यार, पावर का मेजरमेंट किलोवाट में होता है, पावर का मेजरमेंट जो है वो हॉर्स पावर में भी हो सकता है। ऐसे ही कई सारे इंडस्ट्रीज है जो आ सकते हैं। चलो अगर आप लोग बात करते हो कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंसी में आप लोग पैसा किसके पास से रिकवर करोगे? सर क्लाइंट के पास से। क्लाइंट के पास से कौन से बेसिस पे करोगे? आप लोग सीए बनने के बाद क्लाइंट को सर्विस दोगे, तो क्लाइंट को क्या बोलोगे? ओ क्लाइंट तो क्यूट है, तेरे पास इतना पैसा रहेगा तो मुझे दे दे। ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्लाइंट के पास से पर क्लाइंट तो है, बट पर सेशन, पर क्लाइंट पर डिस्कशन, पर क्लाइंट पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पर क्लाइंट पर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। मतलब जो सर्विस आप लोग देते हो उसके हिसाब से आप लोगों को कॉस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलो बहुत बोर हो रहा है सर, हम सिनेमा देखने अगर जाए तो सिनेमा हॉल वाले हमारे पास से पैसा कैसे रिकवर करेंगे? हमारे पास से पैसा रिकवर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर शो, और पर शो के साथ साथ आएगा पर पर्सन। एक इंसान एक शो देखने के लिए कितना टिकट देगा, ये आप लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यार बच्चों ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि आईसीएआई इज गोइंग टू गिव यू नेम ऑफ द सेक्टर, इंडस्ट्री का नाम देंगे, और इंडस्ट्री के सामने कंपोजिट यूनिट क्या आता है ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैंने रिवीजन में बहुत ज़्यादा कवरेज देने की कोशिश की है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। चलो देखते हैं हमारे आईसीएआई के मॉड्यूल में क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टमार्टम ऑफ द आईसीएआई स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले यार इन्होंने बोला है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बोला इन्होंने आपको एप्लीकेशन ऑफ सर्विस पढ़ना पड़ेगा, कौन से सेक्टर में कौन से सर्विसेज अप्लाई किए जाते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। एज वी डिस्कस देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स, फर्स्ट वन इज सर्विस कॉस्टिंग, सेकंड वन इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो है वो टैंजिबल यूनिट से जुड़ा हुआ होता है, सर्विस कॉस्टिंग जो है वो इंटैंजिबल यूनिट से जुड़ी हुई होती है, बराबर। अभी आगे लिखा है मेथड्स ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट।
सर मेथड्स ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट में क्या आता है, अभी अभी मैंने डिस्कस कर दिया, कंपोजिट यूनिट यूज करने पड़ेंगे। कई बार होटल में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे ना आप लोगों को सिंगल रूम, डबल रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, ऐसे अलग अलग रूम्स मिलते हैं। अगर सिनेमा हॉल में जाओगे तो स्टॉल, बालकनी, रिक्लाइनर, ऐसे अलग अलग स्टेजेस मिलते हैं। वैसे ही आप लोग अगर ट्रेन में जाओगे तो जनरल कोच, स्लीपर कोच, देन 2 टायर, देन 3 टियर, ऐसे अलग 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 आप लोगों को रेट्स मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग रेट्स जब कैलकुलेट किए जाते हैं तब भी जो टेक्निक यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट यूनिट। सर इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द सर्विसेज। सर मल्टीपल कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? मैंने सर्विस तो दी बट जब रेट सेम नहीं है तो याद रखने के लिए हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि यार इक्विवेलेंट यूनिट कब आएगा? इन केस ऑफ डिफरेंशियल रेट। जब भी डिफरेंशियल रेट आता है तभी इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सर इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है टोटल कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट। सर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे अपन ना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इज नॉट एप्लीकेबल। पता है क्यों? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट वेजेस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, एडमिन नहीं, सेलिंग नहीं, मतलब फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। तो सर यार इस चैप्टर में हम लोग कौन से इंडस्ट्री का कैलकुलेशन करेंगे? मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल, टोल प्लाजा, आईटी सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, बैंक्स एंड ऑल एंड अदर, सब कुछ हम लोगों को इसमें चैप्टर में डिस्कस करना है। डन? तो यार अगर इस पूरे चैप्टर को देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक 2 चीजें पढ़ी कि यार हमें सबसे पहले चेक करना है कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है चैप्टर का टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस इट। और एक्सप्रेस करने के लिए जो जो यूनिट यूज करते हैं वही यूनिट का लिस्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वही लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। उससे कम मिलेगा जितना मैंने डिस्कस किया है। मैंने डिस्कस किया हुआ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के मेन पार्ट पे चलते हैं। यार इस पूरे के पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना है? अभी पूरे चैप्टर में जो भी करना हो उसके पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा जो थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जब बात करते हो ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट में बच्चों एक यूनिट यूज किया जाता है, पैरामीटर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टन किलोमीटर्स। बराबर है? टन किलोमीटर क्या होता है? सर टन किलोमीटर क्या होता है वो तो हमें बताओ। टन किलोमीटर मतलब नंबर ऑफ टन्स और नंबर ऑफ किलोमीटर का मल्टीप्लीकेशन। तुम्हारे सिलेबस में देर आर 2 टाइप्स ऑफ टन किलोमीटर्स, जिसमें से फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कमर्शियल टन किलोमीटर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। बच्चे टेंशन में आते हैं, सर पहले तो ये कंपोजिट यूनिट क्या होता है? जब 2 यूनिट का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसे बोला जाता है टन किलोमीटर। मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने 10 टन कैरी किया और ये कैरी किया मैंने 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है? समझो इस कंपोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है, समझो। अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या बोला मैंने? अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल है 10,000 रुपया, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 10,000। तो इसे अगर मैं पहले नंबर ऑफ टन से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000 पर टन। तो मैं कस्टमर को बोलूंगा 1000 रुपया 1 टन का। वो बोलेगा भाई साहब कितने किलोमीटर का है वो भी तो बता। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा 10 किलोमीटर से। पहले किससे डिवाइड किया बच्चे? 10 टन से। अब किससे डिवाइड कर रहा हूँ? किलोमीटर से। तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹100। सर 100 क्या है? पर टन पर किलोमीटर। मतलब अगर आपका कस्टमर 1 टन का लोड 1 किलोमीटर तक कैरी करने के लिए बोले तो उसके पास से 100 रुपया लेना है। तो यार ये चैप्टर क्या बोलता है? इतनी मेहनत ना चल बे, खेला हो बे। ये 2 बार करने की जरूरत नहीं है, तू इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर डाल। सर किस को मल्टीप्लाई कर? टन्स और किलोमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तेरे पास आंसर आ जाएगा 100। और जब तू ये 10,000 रुपए को डायरेक्टली 100 से डिवाइड करता है तो डायरेक्ट तेरा आंसर 100 रुपीज वाला पर टन पर किलोमीटर आएगा। समझा लॉजिक क्या है?
तो कंपोजिट यूनिट में आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ता है, उसके बदले पहले यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन करके टोटल यूनिट ढूंढ और टोटल यूनिट को ही डिनोमिनेटर में लिख के तू रेट कैलकुलेट कर। लेकिन 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 ये टर्न किलोमीटर का तुम्हारे सिलेबस में 2 कैलकुलेशन है। पहला है कमर्शियल टन किलोमीटर और दूसरा है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। बच्चे टेंशन में आते, सर कमर्शियल टन किलोमीटर क्या होगा यार, एब्सोल्यूट क्या होगा? तो कमर्शियल टन किलोमीटर इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज, whereas absolute ton kilometer is called as weighted average। सर यार इसका मतलब क्या हुआ? कमर्शियल टन किलोमीटर में आप लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेट, और एवरेज वेट को मल्टीप्लाई करना है टोटल किलोमीटर से, दैट इज कॉल्ड एज टोटल डिस्टेंस। बच्चों टन इज अ वेट, किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, सो एवरेज वेट कितने डिस्टेंस के लिए तूने कैरी किया, दैट इज कॉल्ड एज टन किलोमीटर। बट यार प्रैक्टिकली अगर बात करो तो सिंपल एवरेज नेवर गिव्स यू क्लियर आइडिया अबाउट द कैलकुलेशन, क्योंकि यार आप ही बताओ जो वेट कैरी किया है वो तो मल्टीपल कस्टमर से जुड़ा हुआ रहेगा ना। आप लोग सबका एवरेज लेके अगर कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड करता है। इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट आंसर पाने के लिए जो टन किलोमीटर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एंड जब भी मार्केट में तुम लोग चेक करोगे, फ्यूचर में ऑडिट वगैरह करने जाओगे ना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, तभी फ्यूचर में अगर चेक करोगे तो मैक्सिमम जगह पे जो यूनिट यूज किया जाता है उसका नाम है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, बिकॉज इट गिव्स मोर एप्रोप्रिएट आइडिया। सर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या करने का? सर वेट इनटू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट जर्नी, हर एक जर्नी को अलग अलग ट्रीट कर, प्लस वेट इनटू डिस्टेंस ऑफ सेकंड जर्नी, प्लस वेट इनटू डिस्टेंस ऑफ थर्ड जर्नी एंड सो ऑन। जितने जर्नीज है सबका वेट इनटू डिस्टेंस अलग अलग कंप्यूट करने का, दैट इज टन इनटू किलोमीटर फॉर फर्स्ट जर्नी, प्लस टन इनटू किलोमीटर फॉर सेकंड जर्नी, प्लस टन इनटू किलोमीटर फॉर थर्ड जर्नी। ऐसे करते जाओगे और जो टोटल आएगा उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। जब तक इसमें नंबर नहीं आएगा आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो चलो आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन्होंने भी बोला है कि टन किलोमीटर में आपके पास 2 चीज़ है, पहला है एब्सोल्यूट दैट इज वेटेज एवरेज, दूसरा है कमर्शियल दैट इज सिंपल एवरेज। यही तो मैंने आपको बताया। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला दैट इज एब्सोल्यूट का फॉर्मूला वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, तीनों जर्नीज का मिला। और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को एवरेज वेट लेके उसे टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर इसका कैलकुलेशन तो समझा होना, चलो समझ लेते हैं कैलकुलेशन। यहां पे है इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ लॉरी स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन, ये हमारा पहला टन मिला, ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी। मतलब यार हो क्या रहा है पता है? आप लोगों की जर्नी चालू हो गई स्टेशन ए पे, यहां से आप लोग निकले और पहुंच गए स्टेशन बी पे। यहां तक आप लोगों ने टोटल जो वेट कैरी किया था वो वेट था 20 मेट्रिक टन्स का। सही है? आप लोग बी सिटी पे पहुंच गए और वहां पे जाके आप लोगों ने 8 टन जो है ना 8 मेट्रिक टन अनलोड कर डाला। सर 20 में से 8 अनलोड कर दिया, मतलब हमारे पास 12 बचा है। यस बराबर है। आगे लिखा है बैलेंस गुड्स, बैलेंस गुड्स को अंडरलाइन करके लिख देता हूं मैं 12 मेट्रिक टन। कैसे आया समझा ना? 20 में से 8 अनलोड हो गया इन स्टेशन सी। मतलब आप लोग बी से निकले और कहां पे पहुंच गए? स्टेशन सी। और ये जर्नी में आपके लॉरी में, आपके ट्रक में 12 मेट्रिक टन का माल अवेलेबल था। On return trip, it reaches station A with a load of 16 metric ton। मतलब C से फिर से A में चला गया, लेकिन तभी इसके पास जो लोड था वो था 16 मेट्रिक टन का। तो फर्स्ट जर्नी यू कैरिड विद 20 मेट्रिक टन, बी सिटी पे जाके 8 टन अनलोड कर दिया। बैलेंस वाला 12 मेट्रिक टन तू सी तक लेके गया, वहां पे पूरा अनलोड किया, और जब सी से ए में रिटर्न आया तभी तेरे लॉरी में 16 टन था, मेट्रिक टन का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। The distance between A to B, A to B, to C and C to A are 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 160 किलोमीटर। बाप रे सर ये क्या बोल दिया यार? इसने बोला कि पहले जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर। सही है? दूसरे जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर्स, और तीसरे जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 160 किलोमीटर्स। दिस इज द डेटा विच इज अवेलेबल विथ अस। डन?
एमटी का फुल फॉर्म लिखा है उसने मेट्रिक टन। टन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से अगर आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है तो यहीं पे बाजू में आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, कमर्शियल टन में एवरेज वेट कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर है। तो टोटल हमारा वेट पहले जर्नी का था 20 मेट्रिक टन्स, दूसरे जर्नी का था 12 मेट्रिक टन्स, तीसरे जर्नी का था 16 मेट्रिक टन्स। और इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ लोडेड जर्नी से। क्या बोला? नंबर ऑफ लोडेड जर्नी। लोडेड जर्नी याद रखना ये चीज। इफ यू कंप्यूट दिस 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा एवरेज मेट्रिक टन का वैल्यू, और वो है 16। पक्का समझ रहा है? इसे मल्टीप्लाई करने के लिए वी नीड टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी तो हम लोगों को इन्होंने दिया था कि पहला जर्नी जो है आपका वो है 80 किलोमीटर्स का, दूसरा जर्नी जो है वो है 120 किलोमीटर्स का, और तीसरा जर्नी जो आप लोगों ने परफॉर्म किया है वो है 160 किलोमीटर्स का। मतलब 16 मेट्रिक टन तूने 360 किलोमीटर के लिए कैरी किया। अगर आप लोग 16 इंटू 360 करते हो तो तुम्हारे कैलकुलेटर पे 5760 आएगा। 5760 इज नॉट किलोमीटर, 5760 is not your turns, it is turns into किलोमीटर का सिंपल एवरेज विच वी हैव टेकन। लेकिन सर यही चीज अगर एब्सोल्यूट से सॉल्व करे तो कैसा होगा? वेट इनटू किलोमीटर फॉर फर्स्ट जर्नी प्लस वेट इनटू किलोमीटर फॉर सेकेंड जर्नी प्लस वेट इनटू किलोमीटर फॉर थर्ड जर्नी। देखो कितना सिंपल है। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका पहला टन किलोमीटर आएगा 1600, दूसरा टन किलोमीटर आएगा 1440, और तीसरा टन किलोमीटर आप लोगों का हो जाएगा 2560। एंड व्हेन यू ऐड ऑल दिस वैल्यूज यू गाइज आर गोइंग टू गेट 5600 टन किलोमीटर। दोनों में स्लाइट डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट जो कंसिडर होता है मार्केट में दैट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ऑलवेज। तो व्हेन क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट टन किलोमीटर बाय यूजिंग कमर्शियल, यू शुड यूज कमर्शियल। अगर क्वेश्चन बोलता है टन किलोमीटर कैलकुलेट करो बाय यूजिंग एब्सोल्यूट, तो कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट। बट क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा, क्या बोला सर? क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा तो आप लोगों को एब्सोल्यूट ही फॉलो करना है। इंप्लाइड हो जाएगा, इंप्लाइड हो जाएगा, आप लोगों को एब्सोल्यूट ही फॉलो करना है। कब एब्सोल्यूट फॉलो करना है? जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। यू कैन क्रॉस चेक, पहले सॉल्व करके बाद में आंसर चेक करने को बहुत मज़ा आता है। अगर सही आया तो वाह मज़ा है, सर को आता है। एब्सोल्यूट बेसिस का 5600 एंड कमर्शियल बेसिस का 5760। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन अबाउट टन किलोमीटर इज डिस्कस। मतलब यार हम लोगों ने क्लास में ये सारी चीज़ें करके रखी है और वही सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। तो अभी यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार कैसे कैलकुलेशन करना है टन किलोमीटर का। अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने और एक चीज़ बताई थी आप लोगों को। जब भी आप लोग कॉस्ट यूनिट की बात करते हो, जब भी आप लोग कॉस्ट यूनिट की बात करते हो, तो कॉस्ट यूनिट में दो टाइप के यूनिट इन्होंने मेंशन किए हैं। अपना तो पोस्टमार्टम चल रहा है तो एक एक चीज़ अपन देखेंगे इसमें से। पहला वाला था कंपोजिट यूनिट और दूसरा वाला था इक्विवेलेंट यूनिट। अभी चलो डिस्कस करते हैं साला ये इक्विवेलेंट यूनिट होता क्या है। इक्विवेलेंट यूनिट सुनने के लिए तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन है क्या? सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। इन्होंने उसका भी एक इलस्ट्रेशन कवर करके रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू होटल रिलेटेड डेटा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, मतलब 3 तरह के कमरे इनके होटल में मिलते हैं। एक है स्टैंडर्ड, एक है डिलक्स और एक है लग्जरियस। स्टैंडर्ड, डिलक्स एंड लग्जरियस, आप बताओ क्या तीनों का रेट सेम होगा? नहीं। इन्होंने बोला है कि यार इनके पास स्टैंडर्ड रूम जो है ना वो 100 रूम्स है, डिलक्स जो है वो 50 है, लग्जरियस जो है वो 30 है। का मतलब क्या होता है समझ लो। स्टैंडर्ड का रेंट अगर एक्स है, मतलब अगर स्टैंडर्ड रूम बुक करते हो एक दिन के लिए तो एक रूम का एक दिन का एक्स टैरिफ लगता है। तो डिलक्स रूम का इन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ है वो होगा 2.5 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड स्वीट्स। का मतलब होता है 2.5x आप लोगों को रेंट देना पड़ेगा। सही है? इसका मतलब बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार कहने के लिए अगर देखा जाए तो मेरे पास स्टैंडर्ड के 100 रूम्स है जो 100 रूम्स का रेवेन्यू देंगे, लेकिन डिलक्स के जो 50 रूम है ना, डिलक्स के जो 50 रूम है वो 2.5 मतलब 125 रूम्स का रेवेन्यू देंगे। सर ये आपने क्या कैलकुलेट किया? दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रूम्स, इक्वल टू रूम्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? देखो ना सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है,
मेरे सामने अगर 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं बोलूंगा मेरे पास 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। लेकिन अगर मेरे पास 100 सीए इंटर के बच्चे बैठे हुए हैं जिनका 70% जर्नी हो चुका है, सर क्या 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 बोला, 100 सीए इंटर के बच्चे बैठे जिनका फाउंडेशन हो गया, सीए इंटर हो गया, आर्टिकलशिप वगैरह चल रहा है, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा 100 सीए इंटर स्टूडेंट्स आर इक्विवेलेंट टू 70 कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बाप रे, क्या बोला सर? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल टू। 100 इंटर के बच्चे 70 सीए के बराबर है। वैसे ही 100 स्टैंडर्ड रूम 100 रूम के बराबर है, लेकिन 50 डिलक्स रूम जो है वो 125 स्टैंडर्ड रूम के बराबर है। बराबर इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? लग्जरियस रूम जो है ना, लग्जरियस रूम, वो बोलता है 30 रूम्स है बट ट्वाइस ऑफ द डिलक्स। ट्वाइस ऑफ द डिलक्स, सर ट्वाइस ऑफ द डिलक्स का मतलब क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ द डिलक्स का मतलब होता है जितना डिलक्स के पास से तेरे को रेवेन्यू मिलेगा, डबल तेरे को लग्जरियस का रेवेन्यू मिलेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है पक्का क्या बोला? तो स्टैंडर्ड रूम तेरे को जितना रेवेन्यू देगा उसके 2.5 टाइम्स जो है वो आप लोगों को डिलक्स रूम देगा, और जो डिलक्स रूम का रेवेन्यू देगा उसका ट्वाइस मतलब डबल रेवेन्यू जो है वो आप लोगों को लग्जरियस रूम देगा। मतलब आपको 30 रूम से मिलने वाला जो रेवेन्यू है ना वो 250 डिलक्स रूम के बराबर का होगा, मतलब डबल कर दिया। तो ये मेरा सिंगल एक्स, ये मेरा 2.5 हो गया, बराबर मतलब 50 रूम का 2.5 कर दिया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 125। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, पहला वाला 100 है तो 100 का 2.5 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा 250, और उसका डबल करोगे तो हो जाएगा 500। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज 2.5x एंड दिस वन विल बिकम 5x। जितना भी डिलक्स का है उसका एग्जैक्टली डबल आपको वैल्यू मिलेगा। मतलब यार ये इक्विवेलेंट यूनिट तब एप्लीकेबल होंगे जब आप लोगों का डिफरेंशियल रेट अवेलेबल रहेगा। अभी देखो, ये होटल है और होटल में तो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है रूम डेज, बराबर। तो रूम डेज कैलकुलेट करने के लिए पहले तो चाहिए हम लोगों को नंबर ऑफ रूम्स, तो अपन ने नंबर ऑफ रूम्स लिए। नंबर ऑफ रूम के साथ साथ अपने पास होने चाहिए नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज भी ले लिए। नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रूम डेज आ गए, लेकिन रूम डेज को हमें इक्विवेलेंट लेवल पे लाना पड़ेगा। तो 100 रूम्स इंटू 360, 36,000 रूम डेज आर गोइंग टू गिव यू 36,000 रूम डेज का रेवेन्यू ओनली। बट अगर आप लोग 50 इंटू 360 करते हो तो 18,000 आया। बट 18,000 रूम डेज में से आपको 2.5 का रेवेन्यू मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू 45,000। इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हैं? 30 रूम लग्जरियस इंटू 360 इज 10,800, बट दे विल बी गिविंग यू 5 टाइम्स रेवेन्यू। 5 टाइम्स मतलब डिलक्स का डबल। डिलक्स का डबल करोगे तो हो जाएगा 54,000। मतलब यार इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एग्जैक्टली दिया हुआ इंफॉर्मेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोगों ने क्लास में सम सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद रहेगा, ऐसा वाला सम अपन ने सॉल्व किया है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, विद इन 4 किलोमीटर, बियॉन्ड 4 किलोमीटर। विद इन 4 किलोमीटर वाले आधा चार्ज देंगे, बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाले बच्चे डबल चार्ज देंगे। अगर आपको क्लासरूम का याद रहेगा डिस्कशन, तो हम लोगों ने एक लॉजिंग का भी सम सॉल्व किया था जिसमें सीजन में आधा रेंट मिलता है, ऑफ सीजन में डबल रेंट मिलता है। तो जब भी डिफरेंशियल रेट रहेंगे ना बच्चों, तभी आप लोगों को ये इक्विवेलेंट कैटेगरी यूज करना है। इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी है। तो आज के डिस्कशन में अगर आप लोगों को लगता है इक्विवेलेंट थोड़ा बाउंसर जा रहा है यार, डिफिकल्ट आ रहा है, तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के। तो चलो हम अपना डिस्कशन फुल फ्लेज वाला चालू करते हैं। आप लोगों ने अगर ICAI का स्टडी मटेरियल सीरियसली रिवाइज किया रहेगा तो आपको एक चीज ना रियलाइज हुई रहेगी कि ये लोग ना सारे के सारे एक्सपेंसेस को ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल वगैरह, मेंटेनेंस चार्जेस। बच्चों until and unless ask in the question, I repeat, until and unless ask in the question, if you are not going to show this kind of breakup that will be absolutely fine। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बोला फिक्स्ड वेरिएबल का ब्रेकअप दिखाओ तो ब्रेकअप दिखाओ, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे के डिस्कशन की तरफ। हम लोगों ने सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर दिए और यहां पे आ गया हमारा फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन नंबर 2। AXA passenger transport company is running how many buses guys? 5 buses between 2 towns which are 40 kilometers apart। मतलब एक
तरफा जो किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक महीने का इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो सारी की सारी चीजें यहां पे मिलेगी। यहां पे फिर से आ गया ये प्राणी इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट में कंसीडर करते हो तो सीओएस के बाद कंसीडर करना है। सर अगर इंटरेस्ट इग्नोर करते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ भी मिलेगा। ये लोग ना हमेशा इसके बारे में ना नोट लिख के रखते हैं, मतलब हमेशा ना स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट इस इंटरेस्ट को लेके देते हैं। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस शैल बी प्रेजेंटेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में इन जनरल इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट अनलेस अदरवाइज गिवन। मतलब इंटरेस्ट आप लोगों को कंसिडर करना है तो करो, इग्नोर करोगे तो नोट लिखोगे तो भी चलेगा। इंटरेस्ट को लेके बिल्कुल टेंशन मत लेना। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। इन्होंने सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए और एक्सपेंसेस का टोटल भी हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन सेज एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। मतलब आप लोगों का बस का पूरा कैपेसिटी यूज हुआ ही नहीं। ऑल द 5 buses रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ। मतलब मंथ में सारे के सारे दिन आपके बसेस चले हैं। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। 1 राउंड ट्रिप पर डे मतलब एक दिन में जाके आना है, ऐसे बस ने आप लोगों का ट्रैवलिंग किया है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो अपने पास कॉस्ट तो अवेलेबल है यार। कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, तो सबसे पहला पैसेंजर किलोमीटर का जरूरत है पैसेंजर्स का, बराबर ना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर तो आपको पहले क्या चाहिए यार, पैसेंजर्स। तो मैं पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिख देता हूं 40 पैसेंजर्स। बट 40 पैसेंजर्स एट ए टाइम ट्रैवल नहीं करेंगे। कितने पैसेंजर्स का कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है, 75%। सो ऑलवेज यू शुड कंसिडर पैसेंजर ऑक्यूपाइड, क्योंकि जितने लोग हैं उन्हीं के पास से तो कॉस्ट रिकवर किया जाएगा, बराबर ना। 40 पैसेंजर इंटू 45 75% करने के बाद पैसेंजर तो मिला, तो मुझे अभी इसे किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इन्होंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज इज अ 40 किलोमीटर वन वे। तो 40 किलोमीटर आप लोग तो जा रहे हो, बराबर है। 40 किलोमीटर जा रहे हो, फिर 40 किलोमीटर रिटर्न भी तो आओगे। मतलब हमेशा आपको राउंड ट्रिप परफॉर्म करना पड़ेगा। सर ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक बस का एक दिन का पैसेंजर किलोमीटर। सर क्या बोला, पैसेंजर इनटू किलोमीटर, बट दिस इज फॉर 1 डे। ऐसा हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया है वो अप्रैल का है और अप्रैल में होते हैं 30 दिन, बराबर ना। अगर अप्रैल में 30 दिन है और आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन होगा 40 इंटू 75% इंटू 40 इंटू 2 इंटू 30। सर कैलसी पे 72,000 आया सर, 72,000 आया कैलसी पे। वो एक बस का है, एक बस का है। ऐसे हमारे पास कितने बसेस है यार, ऐसे हमारे पास 5 बसेस है और 5 बसेस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। सर ये पैसेंजर है ना, सर ये किलोमीटर है ना। ये पैसेंजर और किलोमीटर दोनों का कंपोजिट यूनिट है। एंड फाइनली अगर आप लोग 1,44,000 को डिवाइड करते हो 3,60,000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। और 0.4 का मतलब होता है एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए 0.4 देगा। क्या आप बात कर रहा है सर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए 0.4 दे। सर हो गया सॉल्व, हाँ हो गया सॉल्व। आप लोगों का एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए 0.4 देगा। मतलब आप लोगों को सिंपली सारा का सारा कॉस्ट ऐड करना है और पूरा कॉस्ट ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से और पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो ये रहा हमारा फुल फ्लेज डिस्कशन रिलेटेड टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। चलो और आगे बढ़ते, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में जीते रहने का। इन्होंने बोला एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। मतलब एक 40 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है जो तय किया जाता है एक बस के द्वारा। उस बस का कॉस्ट है 10 लाख रुपया। इट हैज़ बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। तो 10 लैक्स का 3% अगर कैलकुलेट करोगे तो इंश्योरेंस का कॉस्ट आ जाएगा 30,000 रुपीज पर एनम। द एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू रुपीज 20,000। गैरेज का रेंट दिया है पर मंथ में।
आगे लिखा है एनुअल रिपेयर्स, ये भी एनुअल दिया है। बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। आपके पास बस का कॉस्ट है, आपके पास बस का लाइफ है, तो हम लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। द ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 per month and a conductor salary will be 25,000 per month in addition to 10% of takings as commission to be shared by the driver and conductor equally। सर 10% टेकिंग का मतलब क्या होता है? जितना भी टोटल रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू का 10% कमीशन निकलेगा और वो 10% में से आधा कमीशन ड्राइवर को मिलेगा, आधा कमीशन कंडक्टर को मिलेगा इन एडिशन टू देयर फिक्स सैलरी। डन। इसके आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टिकट वगैरह का कॉस्ट होता है वो मंथली दिया है। इन्होंने मैनेजर कम अकाउंटेंट का सैलरी मंथली दिया हुआ है। मतलब यार ये सब कुछ मंथली 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 जो है, अगर इसे ईयरली कन्वर्ट करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई दिस डेटा बाई 12, सिंपल। आगे लिखा है पेट्रोल एंड ऑयल का कॉस्ट दिया है 500 पर 100 किलोमीटर। इसका अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। मतलब हमेशा बस 3 अप और 3 डाउन ट्रिप करेगा। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। अभी सबसे पहले अगर मुझे इस सम को सॉल्व करना है तो सम को मैं एनालाइज करूं तो मुझे सारे डिटेल्स इधर मंथली ईयरली दिख रहे हैं। लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो हम लोगों को किलोमीटर वाइज दे के रखी है, और इसका टोटल ढूंढने के लिए पहले तो नंबर ऑफ किलोमीटर अपने को ढूंढना पड़ेगा। सही है ना बच्चे? अपने पास है एक बस, सही है। वन वे वो कितना किलोमीटर जाती है यार? 40 किलोमीटर्स वन वे जाती है। ऐसे वो 25 दिन काम करती है, करेक्ट। 3 बार अप और 3 बार डाउन का मतलब 6 ट्रिप्स की बात अगर करो, 3 बार जा रही है 3 बार आ रही है, 6 ट्रिप से अगर मल्टीप्लाई करो और पूरे 12 महीने का डेटा कैलकुलेट करो तो एक बस 40 किलोमीटर इंटू 25 इंटू 6 डेज इंटू 12 महीने करने के बाद आपके पास टोटल किलोमीटर आ जाएगा 72,000। सर तो फिर डीजल कैसे कैलकुलेट करेगा? 100 किलोमीटर के लिए डीजल का कॉस्ट है 500 रुपया, तो 72,000 किलोमीटर के लिए आपको डीजल का कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो डीजल का खर्चा आ जाएगा 3,60,000 पर एनम। डीजल का कॉस्ट ढूंढा, पेट्रोल है एक्चुअली, पेट्रोल पे बस चल रहा है इनका। अगर इस सम को सॉल्व करना है तो एग्जैक्टली पूछा क्या है वो भी तो पढ़े। इसने बोला है कि अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। सर टेकिंग का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू पे 15% का प्रॉफिट अगर इनको चाहिए तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब हमें पैसेंजर किलोमीटर ढूंढना पड़ेगा। तो सर ये जो तूने पहला कैलकुलेट किया वो क्या था? किलोमीटर। सर अब हमें किसकी ज़रूरत है? पैसेंजर किलोमीटर। तो सिंपल वे में हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन्होंने दिया है कि 40 पैसेंजर्स आर गोइंग टू ट्रैवल ईच टाइम फॉर 72,000 किलोमीटर्स। 72,000 इंटू 40 करने के बाद आपके पास आ जाएगा 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। आ रहा है क्या? ये देखो इन्होंने भी किया रहेगा। ओ माँ गो सही है यार। पेट्रोल, ओ माय गॉड। मतलब मैंने जो जो चीज़ें वर्किंग नोट में दिखाई वो इन्होंने भी वर्किंग नोट में की है। तो सर हमें अभी करना क्या पड़ेगा? पहले तो हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस 30,000 जो अपन ने ढूंढा था, एनुअल टैक्स 20,000 जो अपन को दिया हुआ था, देख लो ना सारी की सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड होते जा रही है। फिर इन्होंने गैरेज का रेंट 12 महीने का, डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट किया रहेगा? सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करके डेप्रीसिएशन का वैल्यू आ सकता है। ड्राइवर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी मंथली है, उसे इंटू 12 करके कैलकुलेशन कर दिया, बट ये बिना कमीशन वाला है। स्टेशनरी, मैनेजर का, अकाउंटेंट का सैलरी, सब कुछ ऐड किया। डीजल अपन ने डिस्कस किया था, ये भी आ गया। मतलब यार सारे के सारे खर्चे आप लोगों को ऐड करते जाने हैं। रिपेयर कॉस्ट, एवरीथिंग इज गिवन। बस अपने को ना कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब यार आप लोग ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप लोग सारे के सारे खर्चे ऐड करोगे, लेट्स सॉल्व दिस डायरेक्टली। सबसे पहले खर्चा होगा हमारा इंश्योरेंस 30,000, फिर होगा टैक्स 20,000, फिर होगा गैरेज का रेंट 20,000 इंटू 12
2,40,000, फिर एनुअल रिपेयर्स 2,04,000, डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करोगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा आपके बस का 10 lakhs डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 4 lakhs रुपीज का डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है? सारे खर्चे रिकॉर्ड करते जा रहा हूं मैं, नथिंग न्यू। 30,000 इंटू 12 3,60,000, 25,000 इंटू 12 इज 3 lakhs। हर एक कॉस्ट में ईयरली बेसिस पे लिख रहा हूं, अभी तक मैंने कमीशन लिखा नहीं है। फिर स्टेशनरी का कॉस्ट 1000 इंटू 12,000। सर आगे क्या है? मैनेजर का सैलरी 17,000 इंटू 12 2,04,000। सर फिर आगे क्या है? पेट्रोल का कॉस्ट हमने ढूंढा 3,60,000। और फिर आगे और कोई भी खर्चा बचा नहीं है, तो हम लोग अगर इनका टोटल करें तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। याद है मैनेजर का कमीशन तुम लोग करते थे 11-12 स्टैंडर्ड में, वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,04,000 प्लस 4 lakhs प्लस 360 प्लस 3 lakhs प्लस 12,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000, 21,30,000 आया। डन। इसमें हमें ऐड करना है कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू। फिर मिलेगा टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया है इन्होंने क्लियरली बोला है लास्ट में 15% का प्रॉफिट इनको चाहिए, और तब मिल जाएगा अपने पास टोटल रेवेन्यू। ठीक है, देखते रहे ना, खेलते हैं। इनका कहना है कि 100 रुपए के रेवेन्यू में 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। सही है, 100 रुपए के रेवेन्यू में 15 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल कॉस्ट 85 होगा। यस सर। उस 100 रुपए में से 10 रुपए का कमीशन है, 10% इज द कमीशन ऑन रेवेन्यू, 100 का 10% इज 10, मतलब हमारा कंप्यूटेड कॉस्ट जो है वो 75 है। ओ माय गॉड, यस यार सर। अगर आप लोग इसे सॉल्व करो तो आपके कैलसी पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा कमीशन 2,84,000, जिसमें से आधा कमीशन जाएगा ड्राइवर को, आधा कमीशन जाएगा आपके कंडक्टर को। 284 का आधा अगर करोगे तो 1,42,000, 1,42,000। लुक एट द कमीशन वाला पार्ट। वाओ सर, ऐसा भी किया जा सकता है। यस, कई बार इस पोस्टमार्टम के पीछे का रीजन ये है कि कई बार तुम लोग जब सॉल्यूशन देखते हो कंफ्यूज होते आते हो कि यार इन्होंने कैसे लिखा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है यार सर कैसे करने का। अभी देखो ना यार, बहुत बिलो एवरेज बच्चा रहेगा, मेरे जैसा बिलो एवरेज बच्चा रहेगा, वो कैसे करेगा, ये समझेगा कैसे उसको यार 10%, 28-40 कहाँ से लाया एंड ऑल। तो इसीलिए इजीएस्ट वे में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट ऑल्टरनेटिव वे आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे 2130 प्लस 284, आपके पास आ जाएगा टोटल 24,14,000। फिर से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो सकता है। अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट आया मेरा 4,26,000, प्रॉफिट आया मेरा 4,26,000। अगर मैं यहाँ पे 4,26,000 लिखूँ तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 28,40,000, जिसे मैं डिवाइड करने वाला हूँ पैसेंजर किलोमीटर से। और पैसेंजर किलोमीटर अपन ने ऑलरेडी ढूंढ के रखे थे। पैसेंजर किलोमीटर तुम कितने हो? 28,80,000। अगर आप लोग इसे 28,80,000 से डिवाइड करो तो आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.9861 वाला आंसर। मतलब हर पैसेंजर हर किलोमीटर का 0.9861 देगा। हर पैसेंजर हर किलोमीटर का 0.9861 देगा इन डिटेल पोस्टमार्टम। हाँ, कसम कर डाली चीरफाड़ पूरे के पूरे सम की। यार फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता, प्रेजेंट करने का तरीका वियर्ड होने की वजह से आप लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है। और इसीलिए इसी रीज़न की वजह से मैं ये सीरीज रन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्लियरली एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया। देखो ना यार, इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन एक्स वाई के करके रखे हैं। तो डोंट गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, फॉलो मी, आप लोगों को इजीएस्ट वर्जन सॉल्यूशन का मिल जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन अगर एनालाइज करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन क्लास। बच्चे उठाओ बच्चे फेंको, बच्चे उठाओ बच्चे फेंको वाला क्वेश्चन। इवन दिस क्वेश्चन इज डिस्कस्ड एंड अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप लोग चेक कर सकते हो। डन।
तो जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, जो क्लास में हो चुका है, कई बार सॉल्व हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन है और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। डन। ये जीटीसी जो है ये भी क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। 12 आउटवर्ड ट्रिप, 12 रिटर्न ट्रिप, बीच में पकड़ा तो फाइन लगा एंड ऑल, ऐसा वाला क्वेश्चन बराबर है। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था एंड ऐसा वाला क्वेश्चन जीटीसी वाला अपने बुक में अवेलेबल है। फिर भी चलो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। जीटीसी हैज अ लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब लॉरी का कैरिंग कैपेसिटी देके रखा है इसने 6 टन। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर। इट चार्जेस 2400 रुपीज पर टन, एक टन के पीछे जाते वक्त 2400 का रेट लगता है सिटी ए टू सिटी बी एंड ₹2200 पर टन फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। मतलब यार आप लोगों का जो टोटल इनफ्लो आउटफ्लो है, मतलब लॉरी का जाने का रेट और लॉरी का आने का रेट अलग अलग है। जाते वक्त यू चार्ज 2400 फॉर 1 टन और आते वक्त यू चार्ज 2200। Goods are also delivered to an intermediate city C, but no extra charges are billed for unloading goods in between destination city, and no concession in rate is given for reduced load after unloading at intermediate city C। सर मतलब क्या हुआ सर, क्या लिखा है इसने? सिंपल कर लेते इसको। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे दो सिटीज है ए और बी। जब कोई भी माल ए से बी में लेके जाओगे तभी आप लोगों का रेट होगा 2400 पर टन, और जब बी से ए में रिटर्न आओगे तभी आप लोगों का रेट होगा 2200 पर टन। पक्का समझा? ये बोलते हैं कि बीच में और एक सिटी आता है सी, लेकिन अगर कोई भी माल, कोई भी मटेरियल, कोई भी गुड्स सिटी सी पे इंटरमीडिएट स्टेशन का मतलब होता है बीच का, बीच के स्टेशन में अगर आप लोग अनलोड करते हो तो अनलोड करने पे कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिडक्शन इन द रेट, रेट में कोई भी रिडक्शन है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए टू बी इज 300 किलोमीटर, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सी इज 140 किलोमीटर, मतलब बचा हुआ डिस्टेंस आ गया आप लोगों का 160 किलोमीटर। इन्होंने हर एक जर्नी के आप लोगों को किलोमीटर्स के साथ साथ टन्स का भी इंफॉर्मेशन देके रखा है। और लास्ट में आप लोगों को ना इसके नीचे का लाइन पढ़ोगे तो बोला है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 6 लाख रुपीज एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ, देखो हाँ ये डेटा मंथ का है। ऊपर जो जर्नीज दिख रहे हैं ना आप लोगों को वो भी एक महीने के जर्नीज है, लेकिन यार ये मेंटेनेंस चार्ज और फिक्स कॉस्ट जो है ना वो तो पूरे एनुअल बेसिस पे दिया है, तो पहले तो इसे ना 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। डन। आप लोगों का जनवरी का जो भी चार्ज है रनिंग का 2,94,400, उसमें 12,400 का पेनल्टी है। सर पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी इज एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस आप लोगों को हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर कमर्शियल टन किलोमीटर एंड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, बट कमर्शियल भी और एब्सोल्यूट भी। अभी ये कैलकुलेट करने के लिए ना बच्चों सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट तो आ सकता है यार आप लोगों का 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 अगर करते हो तो तुम्हारा कॉस्ट आएगा पहला वाला 50,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 करते हो तो कॉस्ट आ जाएगा 10,000। 2,94,400 माइनस 12,400 कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया 2,82,000। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मंथली बेसिस पे डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 3,42,000। सर इसे क्या बोले जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद में 12,400 सेपरेटली अगर रिकॉर्ड करूं तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 3,54,400। सर इसे क्या बोला जाएगा? टोटल कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग और टोटल में डिफरेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेट करने का खर्चा,
और टोटल का मतलब होता है बिजनेस का खर्चा एज वेल एज अब नॉर्मल जो तेरा रूटीन बिजनेस का खर्चा नहीं है वो भी खर्चा। तो मैंने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर दिए। ये देखो, इनका मंथली कॉस्ट 3,42,000 जो अपन ने ढूंढा हुआ था। डन, इन्होंने भी वही करके रखा है। अभी इसे डिवाइड करने के लिए आप लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा टर्न किलोमीटर। यार सर, टर्न किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टर्न किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए अगर एब्सोल्यूट टर्न और कमर्शियल टर्न की बात करो तो पहले कमर्शियल टर्न का मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। कमर्शियल टर्न कैलकुलेट करने के लिए कमर्शियल टन किलोमीटर का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास पहले चाहिए टोटल वेट। बराबर, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। कमर्शियल टर्न किलोमीटर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एवरेज वेट इनटू टोटल डिस्टेंस। ठीक है सर, एवरेज वेट कैसे आएगा? पहले जर्नी में यू कैरीड 60 टन्स, 6 टन्स फॉर 10 टाइम्स। बराबर, दूसरे टाइम तूने कैरी कर दिया है यहां पे टोटल 12। तीसरी बार तूने कैरी कर दिया 8 टन। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? सर कैसे आ रहा है यार? सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते जा रहा हूं और मेरा टोटल वेट मतलब टोटल टन्स में कैलकुलेट कर रहा हूं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैरीड 40 टन्स, यहाँ पे यू कैरीड 36 टन्स, यहाँ पे यू कैरीड 6 टन्स और लास्ट जर्नी में तूने कुछ भी कैरी नहीं किया। तो अगर मुझे टोटल वेट कैलकुलेट करना है तो 60 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 6 करके आएगा 162 टन्स। 162 टन्स वी कैरीड ड्यूरिंग हाउ मेनी जर्नीज? तो जर्नी में आएगा 10 प्लस 2 प्लस 2 14 और 14 के बाद प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 करने के बाद आ जाएगा 20। सर थोड़े काढ़े हो क्या? वो लास्ट वाला जर्नी क्यों कंसिडर नहीं किया सर? हम लोग सिर्फ लोडेड जर्नी कंसिडर करेंगे। जिस जर्नी में लोड नहीं था वो जर्नी काउंट नहीं होगा। एंड दिस इज द ट्रिकी पॉइंट, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी समझा। 26 जर्नीज का लोड है ये। तो अगर 162 डिवाइडेड बाई 26 करोगे तो आपके कैलकुलेटर पे ऑन एन एवरेज 6.23 का लोड आ जाएगा। डन। दिस यू कैरीड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? जरा चेक करते हैं। इन्होंने बोला है जनवरी में ट्रक मेड 12 जर्नीज बिटवीन ए एंड बी सिटी। एक बार जब ए से बी में जाते हो तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होता है। ऐसे आप लोग 12 बार जाओगे तो टोटल डिस्टेंस जाने का हो जाएगा 3600 प्लस आने का हो जाएगा 3600, तो टोटल किलोमीटर हो जाएगा आप लोगों का 7200। सही है ना? एक बार 300, दो बार 600, फिर 900, ऐसे 12 बार जाओगे तो 3600 ट्रैवलिंग। 12 बार आओगे तो 3600 ट्रैवलिंग मतलब आप लोगों का 7200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हो रहा है। अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कैलकुलेटर पे इन्होंने दिया हुआ जो आंसर है वो आ जाएगा एंड दैट इज 44,856। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। कैल्सी लेके बैठने का 6.23 इंटू 7200 इक्वल टू 44,856 टन किलोमीटर। वाह सर, कमर्शियल समझ में आया सर। सर एब्सोल्यूट कैसे करने का? सर एब्सोल्यूट कैसे करने का? एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट इनटू डिस्टेंस। और वेट इनटू डिस्टेंस कितनी बार करते हो जर्नी उतना करना पड़ेगा। तो चलो आप लोग अगर कैलकुलेट करते हो एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर, सर एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऐसे कैलकुलेट होगा। एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो लॉरी का कैपेसिटी कितना है वो चेक किया मैंने, 6 टन है। डन, पक्का समझ में आ रहा है? आप लोग हर एक जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो कैलकुलेशन यहीं से समझा देता हूं आप लोगों को। यार इन्होंने कैलकुलेशन तो करके रखा रहेगा। सबसे पहला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन्होंने ढूंढा था 7200। सही है। कमर्शियल का वर्किंग नोट देखो, अपना भी ऐसा ही था बट अपन ने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में किया था, इन्होंने वर्टिकल में किया था। डन। अभी अगर बात करोगे आप लोग एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की, तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में आपको चाहिए टन्स, बराबर, और टन को मल्टीप्लाई करना है आपको डिस्टेंस से। समझो, अगर पहले 3 चीजों का तुम लोग कैलकुलेशन देखते हो तो 6 टन 6 टन ए टू बी है तो इसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए टू सी है, ए टू सी का डिस्टेंस है 140 और सी टू बी है तो डिस्टेंस है 160। पक्का जा रहा है दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं?
हमें सिंपली कैलकुलेट करना है टन इंटू किलोमीटर। टन दिया है, किलोमीटर दिया हुआ है। 6 इंटू 300, ऐसा तूने 10 बार किया तो आ गया 18,000। 6 इंटू 140 तूने ऐसे किया 2 बार, आ गया 1680। एंड 4 इंटू 160 ऐसे तूने किया 2 बार, आ गया 1280। सो टन इंटू किलोमीटर इंटू नंबर ऑफ ट्रिप करते जा रहे हैं, वेट इंटू डिस्टेंस इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स। ऐसे ही अगर करोगे 8 B2A है मतलब 300 किलोमीटर, B2A है 300 किलोमीटर, B2C है 160 किलोमीटर और C2A है 140 किलोमीटर। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इसके भी आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। चलो हम लोग इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो हाँ लिख लेते हैं। सो इट इज 8 टन्स इंटू 300 किलोमीटर फॉर 5 टाइम्स इज 12,000। Next one is 300 into 6 tons into 6 times is 10,800. 160 into 6 tons into 1 time is 960 और लास्ट वाले का आंसर तो 0 ही आ जाएगा। सही है, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 18,000 प्लस 1680 प्लस 1280 प्लस 12,000 प्लस 10,800 प्लस 960 is 44,720. You can check 44,720 is given in the question. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को जैसे ही आप लोग एब्सोल्यूट टन किलोमीटर या कमर्शियल टन किलोमीटर से डिवाइड करते हो बच्चे, तुम्हारे पास आ जाता है आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में कवर्ड है, हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से भी रिवाइज कर देना, आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। डन। चलो आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में। एंड दिस क्वेश्चन इज डीलिंग विद लॉज। हॉलीडे होम है, हॉलीडे होम है, इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग ऑन अ रेंट। 10,000 पर मंथ का रेंट है इनका, अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग, मतलब इनको 5% का टोटल टेकिंग इज अ टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऊपर प्रॉफिट चाहिए। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स। पहला है सिंगल रूम, दूसरा है डबल रूम, तीसरा है ट्रिपल रूम। इनका नंबर ऑफ रूम इज गिवन अलॉन्ग विथ इट्स ऑक्यूपेंसी। इन्होंने लिखा है, लिटरली लिखा है, दिस इज दैट द रेंट ऑफ डबल रूम is to be equal at 2.5 times of the single room and that of triple room is twice of the double room. सर मतलब सिंगल रूम का रेंट अगर x होगा इक्विवेलेंट यूनिट, ओके, तो डबल रूम का रेंट जो है वो 2.5x है, दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल। और ट्रिपल रूम का रेंट जो है दैट इज डबल दैन द डबल रूम का रेंट, तो ये बन जाएगा 5x। ठीक है, बस ये x वाला फंडा याद रखना। इन्होंने सारे के सारे आप लोगों को खर्चे देके रखे। पहला है 14,25,000, दूसरा है 450, देन 2,15,000, 123,500, 80,500, 74,000, 153,000। तो हमारे पास टोटल आया 25,21,000 का खर्चा। ठीक है, इन्होंने बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑन टोटल टेकिंग। इन्होंने प्रॉफिट भी दिया है 20%। डन। अभी देखो पहला लाइन फिर से पढ़ना। इन्होंने क्या बोला है, द कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम फॉर दिस पर्पज, इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। मतलब आप लोगों का जो बिल्डिंग हायर किया हुआ है हॉलीडे होम चलाने के लिए, उसका रेंट जो है ना बिल्डिंग का, वो 10,000 पर मंथ तो है, बट उसके साथ साथ आपको 5% ऑफ टोटल टेकिंग भी देना है रेंट के साथ, ये एग्रीमेंट देके रखा है। और लास्ट में ये लोग 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इन 360 डेज ऑफ अ ईयर। अपने को बोला है कि रेंट कितना चार्ज करना पड़ेगा हर एक टाइप ऑफ रूम के लिए। तो सबसे पहले यार अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने पड़ेंगे रूम डेज। और रूम डेज कैलकुलेट करने के लिए ना बच्चों सबसे पहली चीज चाहिए नंबर ऑफ रूम्स। और नंबर ऑफ रूम्स हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है 100, 50, 30। लिख देता हूं मैं। पहली कैटेगरी 100, दूसरी कैटेगरी 50, तीसरी कैटेगरी 30। और इसका ऑक्यूपेंसी भी अपने पास अवेलेबल है। ऑक्यूपेंसी इज 100%, 80% और लास्ट वाला ऑक्यूपेंसी है 60%। बच्चा पैसेंजर हो, रूम हो या बेड हो, हमेशा ऑक्यूपेंसी कंसीडर करो। इसे मल्टीप्लाई करना है डेज से और हमारे पास डेज अवेलेबल है 360, 360, 360। चलो सॉल्व करेंगे।
आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 36,000x। डन। 50 इंटू 80% इंटू 360 14,400 आया 14,400 सही है। अभी 14,400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5x से, इंटू 2.5 करोगे तो आ जाएगा 36,000x। समझ रहा है कैसे हो रहा है? देखो इक्विवेलेंट, समझा, इक्वल हो रहा है। वैसे ही 30 इंटू 60% इंटू 360 कैलसी पे आएगा 6480 इंटू 5x अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32,400x का वैल्यू। पक्का समझा कहाँ कहाँ से आया ये? तो इन्होंने भी पहले यही कैलकुलेशन करके दिया रहेगा, बस अपने को इनको ऐड करना है। तो टोटल करने के बाद आएगा 104,400x। एक्स इज टू योर टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज। देख लो, मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इसके आगे पूरा का पूरा जो टोटल हम लोगों ने किया था वो 25,21,000 इज अ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो है 25,21,000, बट इसमें हमें ऐड करना है कमीशन। सही है ना? कमीशन भी तो ऐड करना है, बिल्डिंग का रेंट के साथ कमीशन देना है, तो पहले तो चाहिए तो अपन रेंट ऐड कर देते हैं। रेंट हो जाएगा आप लोगों का 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। 1,20,000 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, बट दिस इज टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग और बिफोर कमीशन यू कैन से। टोटल इज 26,41,000। इसमें हमें ऐड करना है कमीशन। देखते रहो, दूसरी बार आज के लेक्चर में अपन ये फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, तब जाके आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर से वही डिस्कशन, अगर टोटल रेवेन्यू 100 रुपया है तो कमीशन उसका 5% होगा। टोटल रेवेन्यू अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20% होगा। यही बोला है, मतलब ये 80, ये 5, ये 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड योर कमीशन का अमाउंट इज 176,067। चेक करो यही कमीशन आ रहा है क्या? सर कमीशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करने का? सर हमें तो कमीशन नहीं आ रहा है, इन्होंने देखो कैसा कैसा कैलकुलेट करके दिया है, सर हमें कुछ नहीं समझ रहा है। हैव पेशेंस, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे 26,41,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 75 ऐड करने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा प्लस 176067 इज 2817,067 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80। Profit is 704,267 rounded off. So 2817067 plus 704,267 is equal to 352,1334 आया। सर ये आपने जो कैलकुलेट किया ये क्या है? ये टोटल टेकिंग है। डन। ये टोटल टेकिंग जो है ना बच्चों, हम लोगों को 3 टाइप के रूम के पास से रिकवर करना है। बराबर, 3 टाइप के रूम के पास से रिकवर करना है। और हमारा इक्विवेलेंट रूम डेज जो है ना वो आया है 104,400। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा 104,400 से। अगर 104,400 से मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 33.73 अप्रोक्सीमेटली। सर आपने ये क्या कैलकुलेट किया? 33.73 इज रूम रेंट पर डे। सर क्या क्या क्या? दिस इज रूम रेंट पर डे। हर दिन हर रूम का इतना पैसा मिलेगा। सर लेकिन ये तो वैल्यू किसका है? ये मेरे एक्स का वैल्यू है। सही है ना? ये एक्स का वैल्यू है। एक्स का वैल्यू मतलब आप लोगों का जो सिंगल रूम है उसका इतना मिलेगा। सर डबल रूम रहेगा तो कितना मिलेगा? 2.5x। और सर हमारा अगर ट्रिपल रूम है, ऐसे ही है ना, ट्रिपल और डबल यही लिखा है ना? हाँ, ट्रिपल रूम रहेगा तो हम लोगों को 5x मिलेगा। तो चलो कंप्यूट करके देखते हैं। 33.73 का 2.5 हो गया आपका आंसर रेडी। इट इज 84.325। सर 33.75 का 2.5 आ गया, 84.325 का अगर हमें करना है तो कैलकुलेशन हो सकता है। यस, डबल होएगा। 33.73 का 5 टाइम्स करो या फिर इसका डबल करो। इट इज़ 168.65। देख लो रूम रेंट अपने पास आ गए। मतलब यार लास्ट का 1 घंटा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वही सारी पॉइंट रिपीट मोड पे हमारे पास आ रहे हैं। इनका कैलकुलेशन देखो, खतरनाक सा लगेगा। हम लोगों का रेंट यही आया था।
रेंट आने के बाद हम लोगों ने तीनों रेट भी यही कैलकुलेट किए यार, एवरीथिंग इज सेम। आप लोग मेरे तरीके से सॉल्व करोगे तो इजी लगेगा, और ऐसा तुम लोग समझने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और इसीलिए तो हमारा पर्पस यहाँ पे सर्व हो रहा है, एंड दैट इज पोस्टमार्टम ऑफ दिस ICAI मॉड्यूल। चलो आगे बढ़ेंगे। सार, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑलरेडी सॉल्व इन द क्लास, ये अपने टेक्स्ट बुक में कवर्ड है, काइंडली रिवाइज दैट। ये भी आप लोगों का हो चुका है। सर इसके बाद क्या है, चेक कर लो। इसके बाद वाला अगर चेक करोगे तो आप लोगों को मिलेगा अलग वाला हॉस्पिटल का कैलकुलेशन, और हॉस्पिटल वाला सम भी हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया है। सो मैक्सिमम ICAI मॉड्यूल इज कवर्ड। जो बोलते हैं ना अरे क्लास में मॉड्यूल कवर नहीं हुआ क्लास में, उनके मुंह पे करारा तमाचा है ये। मैक्सिमम आइटम्स वी हैव कवर्ड इन द क्लास। आई पर्सनली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास। आप लोगों ने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। बच्चा क्यों नहीं तुम्हारा रिवीजन होगा यार, क्यों नहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वही सारी चीजें करते जा रहे हो? तो चलो और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, रुकने का नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे कौन सा इंडस्ट्री प्रकट हो रहा है। आगे हमारा IT सेक्टर। सर जेके शाह क्लासेस बुक में और सर आपके एनहांसर बुक में ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज कवर्ड इन द एप्लीकेशन चैप्टर में ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ चलो फिर भी डिस्कस करते हैं और एक बार। नॉन जेके शाह क्लासेस एंड नॉन BB वर्चुअल वालों के लिए ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने कंपनी जो कवर किया है वो इन्फोटेक है, और इन्फोटेक का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। इन्होंने पूरा का पूरा डेटा जो दिया है वो 1 साल का डेटा दिया है। दे हैव गिवन यू ईयरली सैलरीज, they have given you repairs and maintenance, and they have given you administration overhead। उमा गो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी कि टोटल सैलरीज जो है ना कंपनी के वो है 30 lakhs, और रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल जो है ना दैट इज रिपेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का टोटल जो है ना वो है 15 लाख। तो एक चीज ना तुम लोग कोरिलेट कर सकते हो यार, ये तो कंपनी का है बराबर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हर क्लाइंट के पास से भी तो वसूलना पड़ेगा। तो आप लोग इधर कंक्लूजन ये बना सकते हो, लिख दो चाहिए तो, रिपेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इक्वल्स टू 50% ऑफ टोटल सैलरीज। अरे हाँ यार सर समझ में आ रहा है। रिपेयरिंग का कॉस्ट जो है 3 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है 12 लाख, आपको हर एक क्लाइंट के पास से रिकवर तो करना पड़ेगा बराबर। सैलरी देखो, सैलरी का क्या लॉजिक है, जिस प्रोजेक्ट पे जो बंदा काम करेगा उसका सैलरी तुझे मिल जाएगा, बट उस प्रोजेक्ट में से रिपेयरिंग कितना रिकवर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना रिकवर करना है, ये तो अपने पास आइडिया ही नहीं है। तो अपन एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया दैट द रिपेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 50% ऑफ टोटल सैलरीज। आगे लिखा है द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ। इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 6 महीने, मतलब प्रोजेक्ट 6 महीने चलेगा तो हाफ ईयरली कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्दर सेज दैट वन प्रोजेक्ट लीडर, एक प्रोजेक्ट लीडर, सर इनके पास कितने प्रोजेक्ट लीडर है? 2, उसमें से एक प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर टोटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं? 5। तो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व, एक प्रोजेक्ट लीडर इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सर एंटायर ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया? 6 महीना। Whereas the project manager spends 2 months efforts during the execution of the project। project manager जो है इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ 2 महीने काम करता है। Travel expenses incurred for the project 1,87,500 and 2 laptops were purchased at a cost of rupees 50,000 each। इन्होंने हर एक लैपटॉप 50,000 में खरीदा है फॉर द यूज इन द प्रोजेक्ट, एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 years। हमें बोला है प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट, बट कॉस्ट शीट किसका बनाने के लिए बोला यार? प्रोजेक्ट। इसका मतलब हमें चुन चुन के प्रोजेक्ट का डिटेल लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के खर्चे कंसीडर करने पड़ेंगे। तो चलो पहले तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग कंप्यूट करते हैं सैलरी। पहला है सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैंने पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तेरा सैलरी कितना है? वो बोलता है मेरा सैलरी 15 लाख है। तो मैंने लिख दिया 15 लाख, बट ये तो ईयर का है ना, अपना प्रोजेक्ट 6 महीने चलेगा तो इंटू 6/12 किया। फिर मुझे पता चला कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये जो सैलरी है ना ये 5 लोगों का है।
हमारे प्रोजेक्ट में तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, सो इंटू 3 / 5, 15 lakhs का हाफ इंटू 3 / 5 करने के बाद सैलरी आया 4,50,000। नेक्स्ट बंदा है प्रोजेक्ट लीडर। मतलब प्रोजेक्ट लीडर तेरा सैलरी कितना है? बोलता है 9 लाख। मैंने बोला वो तो साल का है ना, पहले तो हाफ लेंगे। दो में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट लीडर इन्वॉल्व है, मतलब सैलरी का अमाउंट आया 2,25,000। सर प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका सैलरी कितना है? 6 lakhs, बट वो तो पूरे साल का है एंड ही इज गिविंग ओनली 2 months का टाइम इन दिस प्रोजेक्ट। 6 लाख इंटू 2 / 12 करने के बाद आ गया 1 लाख। सर टोटल सैलरी कितना हुआ? टोटल सैलरी हमारा आया 7,75,000। सही है। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एडमिन ओवरहेड और रिपेयर भी तो इस प्रोजेक्ट में से चार्ज किया जाएगा ना यार। सर कितना परसेंट चार्ज होगा? 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का 50% अगर कैलकुलेट करोगे तो 387,500 तक का खर्चा इस प्रोजेक्ट में से अपने को वसूल करना है। समझ में आ रहा है? कंपनी का जितना खर्चा है उसको मैंने कोरिलेट कर दिया सैलरी के साथ, तो 50% इस प्रोजेक्ट में से हम लोग रिकवर करेंगे। तो सर ये सब कुछ रिकवर हो गया? हाँ ये सब कुछ रिकवर हो गया। ऊपर जो लिखा था वो ईयरली डेटा था, अभी जो लिख रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट वाला डेटा है। प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी, इंजीनियर का सैलरी, हमारे मैनेजर का सैलरी। अभी ट्रैवल एक्सपेंस 187,500 लिखना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस 1,87,500 और लैपटॉप का डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। लैपटॉप का कॉस्ट है 1 लाख। सर 1 लाख आया कहाँ से? 50,000 ईच। ऐसे कितने लैपटॉप है यार? 2, तो 1 लाख गया। स्क्रैप तो है नहीं, इसे डिवाइड किया मैंने लाइफ से, तो मुझे ईयरली डेप्रीसिएशन मिला, जिसमें से मुझे सिर्फ 6 महीने का डेप्रीसिएशन चाहिए और अमाउंट आया 25,000। बस अपने को ऐड करना है और कुछ भी रिकॉर्ड होना बाकी नहीं है। अगर आप लोग इसे ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 13,75,000। तो बच्चों यार इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और वो है एडमिनिस्ट्रेशन और रिपेयर को 50% पे एब्जॉर्ब करना, जो कहीं पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट इम्प्लाइड है। जो एडमिन कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट के पास से रिकवर होगा, रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी प्रोजेक्ट से रिकवर होगा। कितना रिकवर होगा? सो वी कंक्लूडेड 50% रिकवर होगा। एंड इफ यू वांट टू चेक तो चेक कर सकते हो, इन्होंने सोल्यूशन दिया है और इसका आंसर है 13,75,000। क्या बात है सर। बच्चों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिए हुए सॉल्यूशंस है ना, उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका शायद से तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एग्जाम से पहले बच्चों हर एक पॉइंट, हर एक सम आप लोगों का रिवाइज होना चाहिए, पूरा का पूरा रिवाइज होना चाहिए। और ऐसा ही टोल प्लाजा रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलेगा। अभी टोल प्लाजा वगैरह जो केस होता है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली होता क्या है पता है? गवर्नमेंट आउटसोर्स करता है हाईवे कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, स्काई वॉक, ये सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट डेवलपर को आउटसोर्स करता है। तो ये जो प्राइवेट डेवलपर जो है ना, वो बिल्ड करते हैं उसे, फिर टोल प्लाजा ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करने के बाद पैसा रिकवर होता है, वो रिकवर होने के बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं। सर 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 क्या बोला? पहले बिल्ड करेंगे, फिर टोल प्लाजा वगैरह उधर ऑपरेट करेंगे, पैसा रिकवर होने के बाद ना वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच बोला जाता है। दिस इज जनरली एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। हाईवेज वगैरह जो होते हैं, फिर आप लोगों के फ्लाईओवर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बीओटी अप्रोच यूज किया जाता है। दिस इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। डन। अभी यार ये बीएचजी टोल प्लाजा, आप लोगों को तो सर्विस कॉस्टिंग दिमाग में छप गया रहेगा यार। बीएचजी टोल प्लाजा हमारे क्लास वर्क में सबसे पहले अपन ने सॉल्व किया था। चंबल थर्मल पावर स्टेशन, बीएचजी टोल प्लाजा, वही सारे क्वेश्चन है, रिपीटेड मोड पे आपको दिखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा जब पता चलेगा कि अरे यार हाँ ये भी हो चुका है यार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर बात करोगे तो एडी हायर सेकेंडरी याद है? इकोनॉमिक्स के सर, आर्ट्स वाले जो कॉमर्स में सेक्शन कंडक्ट करते थे, लेक्चर लेते थे, फिर उनका 84,000 का सैलरी अपन ने ना आर्ट्स से निकाला था, कॉमर्स में डाला था। शायद से रिवाइज होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा तो। एक मैथ्स की टीचर थी, शी टुक 1,100 क्लासेस, उसमें से 160 क्लासेस कॉमर्स वाले थे, तो उनका 61,091 का सैलरी अपन ने ना साइंस से निकाला था और कॉमर्स में डाला था। वही एक क्वेश्चन है।
प्रिंसिपल सर का बाइफर्केशन एंड ऑल, क्या क्या किया था अपन ने, लैब क्लासेस, ये सारे के सारे क्लास में हो चुके हुए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर से है। आगे बढ़ते हैं यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज कर देना, आप लोगों को पूरी की पूरी पॉइंट सारे के सारे डिस्कस की हुई चीज़ें याद आ जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी का ये क्वेश्चन हमारी बुक में है और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, फिर से डिस्कस करता हूँ। सैनजिएट लाइफ टाइम लिमिटेड, Sanziet Life Care Limited, my mistake, operates in a life insurance business. Last year, it launched a new term insurance policy for a practicing professionals, जिसका नाम था Professional Protection Plus. The company has incurred the following expenditure. इन्होंने पूरे के पूरे साल भर के एक्सपेंडिचर दिए, उसके साथ साथ इन्होंने पॉलिसीज कितने बेचे हैं वो दिया है, एंड द टोटल इंश्योर्ड वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। सर यार ये टोटल इंश्योर्ड वैल्यू क्या होता है? अभी हर एक पॉलिसी का वैल्यू अलग अलग होगा, किसी ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला, किसी ने 2 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला, तो सारा का सारा जो वैल्यू इंश्योर्ड हुआ है अभी तक, दैट इज 1320 करोड़, दैट इज 1320,000,000,000 इतना टोटल वैल्यू इंश्योर्ड हो चुका है अभी तक इस कंपनी के पास। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। सर इजी है, टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट हो सकता है, इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट बच्चे। इसने बोला है टोटल कॉस्ट ढूंढो, बट टोटल कॉस्ट ढूंढते वक्त आप लोगों को सारे के सारे एक्सपेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, सेकेंड वन इज ऑपरेशंस, थर्ड वन इज IT एंड लास्ट वन इज सपोर्ट फंक्शन। तो बच्चों मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में क्या क्या आएगा चेक करते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, पॉलिसी डेवलप क्यों किया जाता है? टू नो द कस्टमर के रिक्वायरमेंट यू परफॉर्म सर्वे, और सर्वे परफॉर्म करने के बाद अकॉर्डिंगली पॉलिसी डेवलप करते हो ताकि पॉलिसी इजीली मार्केट में चले। तो पॉलिसी डेवलप करने के पीछे का रीजन है मार्केटिंग, ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है। सो डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि ये हमारा डेवलपमेंट का कॉस्ट है तो ये ऑपरेशन में जाएगा। बच्चों इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेशन में सिर्फ 3 चीजें आती है, सिर्फ 3। पहला आता है पॉलिसी इशू करना, फिर आता है पॉलिसी सर्विस करना, और फिर आता है क्लेम को मैनेज करना। इशुएंस कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट एंड क्लेम सेटलमेंट कॉस्ट, जितना भी होता है वही सिर्फ आपका ऑपरेशन में आएगा, बाकी कुछ भी ऑपरेशन में नहीं आता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यार अगर आप लोग पॉलिसी डेवलप कर रहे हो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मार्केटिंग, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पॉलिसी को मार्केट करना है यार, कस्टमर्स ढूंढने ना पड़े, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है वो जान के आप लोग मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग कॉस्ट इज ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग के बाद है सेल सपोर्ट कॉस्ट, इट इज ऑल्सो मार्केटिंग एंड सपोर्ट कॉस्ट। इन्होंने पहला फंक्शन यही बोला था, तो हम लोगों ने पहले 3 आइटम्स को सपोर्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट के कैटेगरी में डाल दिया। इश्योरेंस कॉस्ट इज ऑपरेशन, सर्विसिंग कॉस्ट इज ऑपरेशन, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो ऑपरेशन कॉस्ट। ये सारे के सारे रूटीन बिजनेस ऑपरेशन है इंश्योरेंस सेगमेंट के। IT कॉस्ट इज IT कॉस्ट, और उसके बाद वाले जो चारों है दे आर टू बी कंसीडर्ड एज सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट। तो यहां पे लिख दिया मैंने सपोर्ट 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 सपोर्ट। बच्चे बोलते हैं सर पोस्टेज का काय का सपोर्ट? बच्चों पॉलिसी बेच डाली, उसे डिस्पैच करने के लिए पोस्टेज का लगेगा, तो ये आप लोगों का सपोर्ट करने वाला फंक्शन है ना, मेन ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाता है। फैसिलिटीज कॉस्ट सुना आप लोगों ने, टेलीफोन बैंकिंग होता है वैसे ही व्हाट्सएप पे इंश्योरेंस के मैसेजेस आते हैं, SMS का आप लोगों को सर्विस दिया जाता है, कृपया 1 दबाए, कृपया 2 दबाए, दिस ऑल आर दी सपोर्ट फंक्शंस, आप लोगों के ऑपरेशंस के सपोर्ट के फंक्शन है। एम्प्लॉय, बच्चे बोलते हैं सर एम्प्लॉय तो ऑपरेशन ना, इंश्योरेंस का एजेंट का कॉस्ट जो है वो ऑपरेशन में आता है। यहाँ पे एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बैकअप ऑफिस, बैकअप ऑफिस, बैकअप का मतलब आपके ऑपरेशन स्मूथ करने के लिए ये सारे के सारे सपोर्ट फंक्शंस है। तो आपको ये 4 पार्ट में इसे डिवाइड करना था, फिर कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर पॉलिसी। तो आपका जितना भी टोटल कॉस्ट रहेगा उसे 528 पॉलिसीज जो दिख रहा है ऊपर उससे डिवाइड किया,
और लास्ट में आपको बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, तो जितना भी टोटल कॉस्ट है उसे 1320,000,000 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 रुपया जो इंश्योर हुआ है ना, 1 रुपया, उससे सर्विस देने के लिए कितना खर्चा लगा ये आप लोगों को पता चलेगा। तो यार देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे क्लास वर्क में भी है, इवन जेकेशा क्लासेस के होमवर्क में भी है। आप लोगों को देखो यही करके रखा है, 3 का टोटल, फिर ऑपरेशंस का टोटल, फिर आईटी और फिर सपोर्ट फंक्शंस, यही बाइफर्केशन अपन ने किया था। फिर उसे 528 से डिवाइड किया है इस कॉस्ट को, और इसी कॉस्ट को अगर आप लोग पूरे इंश्योर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 रुपया जो इंश्योर हुआ है उसके पीछे आप लोगों का कितना खर्चा हुआ। तो यार पूरा का पूरा चैप्टर खतरनाक, वैराइटीज। आई एम एंजॉइंग दिस सेशन यार, होप यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग, और आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होते जा रहे हैं। तो यार हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी सम्स वगैरह देखे रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन जेकेशा क्लासेस का बुक, एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड इन एनहांसर जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, फिर से अगर चाहिए तो अपन डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला है द लोन डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट? लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। एक बड़ा सा बैंक है, उसमें एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है लोन डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसमें से एक एक्टिविटी का नाम है होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। एक बड़ा सा बैंक है, उस बैंक में एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें से एक काम, एक एक्टिविटी, एक फंक्शन का नाम है होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। It is estimated that 25% of the overhead cost of loan department are applicable to the processing home loan application। मतलब इनके होम लोन डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा होता है, क्या बोला सर? होम लोन डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा होता है उस खर्चे का 25% जो है इस एक्टिविटी में चार्ज किया जाएगा। 1,81,000 का 25% आ गया 45,250 इस एक्टिविटी में चार्ज किया जाएगा। समझ रहे हो क्या हुआ? एक बड़ा सा बैंक है, उसमें एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसका नाम है लोन डिपार्टमेंट। लोन डिपार्टमेंट का जितना भी टोटल खर्चा है उस डिपार्टमेंट के खर्चे में से सिर्फ 25% जो ओवरहेड है वो इस एक्टिविटी को, होम लोन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वाले एक्टिविटी को चार्ज किया जाएगा। और भी इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर मतलब लोन प्रोसेस करने वाला जो बंदा है, उन सारे के सारे एम्प्लॉयज का सैलरी है 2,40,000। लॉजिकली समझ लो, जो लोन प्रोसेस कर रहा है वो लोन प्रोसेसर है, तो वो एक्टिविटी में एंगेज है। इस एक्टिविटी में काम करने वालों का सैलरी है 2,40,000। डन। और पूरे डिपार्टमेंट में से अलोकेशन हो रहा है 45,250। अगर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 285,250। मतलब लोन प्रोसेस करने वाले जो लोग हैं उनका खर्चा सैलरी का 2,40,000, डिपार्टमेंट के बाकी खर्चों में से 25% उसमें ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 285,250। और इनका कहना है कि अज्यूम करो 500 होम लोन एप्लीकेशन आप लोग प्रोसेस कर रहे हो। हैं सर, हो गया? हाँ, 285,250 को 500 एप्लीकेशन से डिवाइड करोगे तो एक एप्लीकेशन का तो आंसर आएगा ना भाई। मतलब सर ये पूरा क्यों लिया? क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट का नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करने वाले प्रोसेसर्स का सैलरी था। तो दिस इज रिलेटेड टू एक्टिविटी। बचा हुआ डिपार्टमेंट जो है उसका 25% इस एक्टिविटी में अलोकेट कर दिया, तो टोटल ओवरहेड एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी इज 285,250 एंड दिस कॉस्ट वी हैव इनकर्ड ऑन 500 एप्लीकेशंस। तो 500 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 570.5। बच्चों यार ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर देखोगे तो हमारे क्लास में हो चुके हैं, बस एक बूस्ट की ज़रूरत होती है, एक पुश की ज़रूरत होती है। ये देख लो, यहाँ पे आया आपका पावर स्टेशन वाला सम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, चंबल थर्मल पावर स्टेशन, ऐसा हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था। सो दिस इज ऑल्सो मैनेजेबल। मतलब यार एवरीथिंग विच इज कवर्ड हियर
इज ऑलरेडी सॉल्व बस, हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है यार, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, सोलर पावर लिमिटेड, ये भी पावर स्टेशन का सम है। इसमें 1000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी है, बट ऑन एन एवरेज ऑपरेट कितना होता है, 85%। इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट पर ईयर, सोलर पैनल मेंटेनेंस पर ईयर, साइट मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, डेप्रीसिएशन पर ईयर, सब कुछ दे के रखा है। और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, ऐसा लिखा है। ओके, तो 1 मेगावाट अगर 1000 किलोवाट है, सर क्या क्या क्या, 1 मेगावाट अगर 1000 किलोवाट है तो 1000 मेगावाट के कितने किलोवाट हो जाएंगे? तो कैलकुलेटर पे अगर करें तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा 10 lakhs, बट ये जो है ये कैपेसिटी है, इसका 85% ही ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। इन्होंने एस्टिमेटेड पावर जनरेटेड के लिए वही कर दिया, 1000 मेगावाट इंटू 85%, और बाद में इसे मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, क्योंकि ऊपर लिखा था पर डे। सही है, 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग 85% इंटू 365 करोगे तो आपके कैलकुलेटर पे 31,025,0000 किलोवाट आ जाएगा। अपने किलोवाट में सम सॉल्व किया, डन। ओके, इन्होंने लिखा है कैलकुलेट कॉस्ट। सर क्यों किलोवाट में किया? क्योंकि इसने कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है 1 किलोवाट का। तो हम लोग ना ये सारे के सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे। ओके, वंजी, रेड, मुजी, नाल, अय्या, इन चारों को अगर ऐड किया तो ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट मिला, बराबर है। तो हमारा टोटल कॉस्ट आया 8840 को डिवाइड करेंगे, 8840 डिवाइडेड बाय 310250000 करने के बाद आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.0002849,315, ऐसा कुछ फिगर कैलसी पे आएगा अगर फुल फ्लेज वैल्यू लेके सॉल्व करोगे तो, बराबर है। अगर फुल फ्लेज वैल्यू लेके सॉल्व करोगे तो, और अगर मेगावाट वैट पे आप लोगों को इसे एक्सप्रेस करना है तो आप लोग डायरेक्टली कंप्यूटेड फिगर से, मतलब देखो इन्होंने जो कंप्यूटेशन किया था, बराबर, वो मेगावाट में था, और मेगावाट में अगर इसे एक्सप्रेस करोगे तो आप लोगों का आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यार सिंपल वे में हम लोगों का कॉस्ट जो है वो एक्सप्रेस करना है तो आप लोग डायरेक्टली भी एक्सप्रेशन कर सकते हो। सो 8840 पहली चीज़, सर ये 8840 जो है लाख है, अगर डायरेक्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 चली गई। सर ये कहाँ पे चली गई, चलो रुको, 8840 lakhs divided by 310250000 is equal to 2.8493। डायरेक्टली भी कर सकते हो इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करके, 2.8493 करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे आंसर यार बच्चों समरी तक पहुंच गए, मतलब यार इन ऑल पूरा का पूरा सर्विस कॉस्टिंग का स्टडी मटेरियल हम लोगों ने ना ऐसा चिरफाड़ कर डाला। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों ने नोटिस किए रहेंगे हमारे क्लास वर्क में ही हुए हैं, हमने क्लास में उन्हें सॉल्व किए हैं। बचे हुए जो जो नए पॉइंट्स थे, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट देम, कवर देम। आशा करता हूँ आप लोगों के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सर्विस कॉस्टिंग के कवर हुए रहेंगे। तो जेके शाह क्लासेस का बुक, अगर आप बीबी वर्चुअल के स्टूडेंट हो तो एनहांसर, और उसके एडिशन में ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा कवरेज हमारा होते जा रहा है। चलो चेक करते हैं क्या हमें MCQs आते हैं। कंपोजिट यूनिट फॉर हॉस्पिटल के लिए यूज होगा पर पेशेंट डे। कॉस्ट ऑफ डीजल एंड लुब्रिकेंट, ये तो चेंज होने वाला कॉस्ट है, और चेंज होने वाला कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये बस वगैरह चलाने का खर्चा है, ऑपरेट करने का है। कॉस्ट यूनिट्स यूज इन पावर सेक्टर, अभी सॉल्व किया, पावर सेक्टर किलोवाट आवर। सर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टू बी वेरी प्रिसाइज गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर। Depreciation is treated as fixed cost if it is related to efflux of time। अगर टाइम के बेसिस पे पीरियड का कॉस्ट रहेगा तो ही डेप्रीसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर पर यूनिट या आर्ली बेसिस पे इंफॉर्मेशन रहेगा तो वो वेरिएबल होएगा। जॉब्स अंडरटेकन बाय IT का जो भी जॉब होता है वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है।
In toll road costing, the repetitive cost include maintenance cost, क्योंकि बार बार आप लोगों को रोड वगैरह जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उसकी वजह से टोल कंसिस्टेंटली चालू रहता है। बीओटी अप्रोच, अगर आपको याद है तो बीओटी अप्रोच था बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाला अप्रोच, तो ये भी हम लोगों ने कवर किया है आज के लेक्चर में। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंश्योरेंस कंपनी, प्रोडक्ट डेवलप होने से पहले, प्रोसेसिंग तो बाद में होता है, सेलिंग तो बाद में होता है, प्रोविजन का कंडीशन चेक करना, कंडीशंस चेक करना, ये पहले आता है। प्री का मतलब बिफोर, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, पॉलिसी बेचने से पहले जो कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन ऑफ कंडीशंस। एंड लास्टली, which of the following costing method is not appropriate for costing of educational institute? साला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपन प्रोसेस कॉस्टिंग तो यूज नहीं करते ना यार। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जनरली यूज होता है जब प्रोडक्ट मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है, हमारा बच्चा जो है वहां पे जाके मल्टीपल मशीनरी के बीच में से नहीं गुजरता है, इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग कभी भी आप लोगों के नॉट अप्रोप्रिएट होएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्टिविटी होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैचेस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, सो एवरीथिंग इज कवर्ड। गाइस डू वन थिंग, बस अभी आगे का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो एक बार खुद से ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग कैलकुलेशंस दिए हैं, और ये क्वेश्चन के बाद अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द क्लास, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन द क्लास। क्या बात है सर, ये सब कुछ क्लास में कराते हो आप? 101% यस। चंबल थर्मल पावर स्टेशन आ भी गए हो, चंबल थर्मल पावर स्टेशन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज सॉल्व? यस, एवरीथिंग इज सॉल्व।